Hello students, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक साथ में व्याकरण और पेडागोजी सेशन सब कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, तो अब मैं बात कर रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का हिस्ट्री और आज हमारा ये 5th लेसन होगा और इस लेसन का जो नाम है वो है शासक और इमारतें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे जो जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उससे झट से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर कीजिएगा और जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आप सभी को खुद बताऊंगी, खास तौर पे सीटेट में जो एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे उसको खास तौर पे। ओके, कुछ वर्क मैं कर रही हूँ, कुछ वर्क आप सभी के लिए भी मैं छोड़ूंगी जो आपको टास्क के रूप में कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूंगी, वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में जो इनकी तैयारी कर रहे हैं और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको ये लाभ होगा कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ चित्र फर्स्ट की बात कर रहा है सबसे पहले, तो आप इस चित्र को देख लीजिए। ओके, ये कुतुब मीनार की तस्वीर है। अब इसके बारे में जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि चित्र फर्स्ट में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया गया, यानी यहाँ पे जो पहला छज्जा बन रहा है उसको दिखाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखिए। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कुतुब मीनार पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो किस भाषा में है? तो अरबी में। अब यहाँ पे मेहराब को मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये सारे मेहराब हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आई थिंक मैं क्लियर तो नहीं कह सकती चूंकि अभी तक मैंने भी कुतुब मीनार को नहीं देखा है, लेकिन आई थिंक ये दोनों आपको अभिलेख बता रहा है। ओके, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं भी कंफर्म हो लूंगी। ओके, अब मैं बढ़ती हूँ आगे। जो यहाँ पे कह रहा है कि गौर करें कि मीनार की बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। इस बात को कह रहा है कि ये जितने बाहरी हिस्सा है कुछ घुमावदार है और कुछ यहाँ पे कोणीय बन रहे हैं। ओके, आगे कह रहा है कि ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कार्यकर ही इससे कार्य को संपन्न करते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों का पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन कि कुतुब मीनार किस शताब्दी में बना? तो 13वीं शताब्दी में बना। अब यहाँ पे चित्र 1 के बारे में जो कह रहा है उसको पहले ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बन रहा है इसमें। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। पहला क्वेश्चन बना आपका, अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। यानी इसकी नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको कंप्लीट किसने किया? तो इल्तुतमिश द्वारा। ओके, कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप के वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब आती है यहाँ पे कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। ओके, पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महले तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें थीं। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इनका निर्माण कराया गया था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है और 2 तरह की ये निर्माण कराई जाती थी।
राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा का उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उसकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेली के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आगरा के किले का निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों यानी 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। ओके, तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा कि अधिरचना मीन्स क्या होती है, तो भूतल से ऊपर की ओर भवन का भाग, यानी भूतल से जो ऊपर की ओर भवन का भाग होता है उसे अधिरचना कहते हैं। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य कैसे कैसे होते थे, उस तरह की कैसे मुश्किलों को सामना करके यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया जाता था, इसके बारे में यहाँ पे बताया है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इच्छा कर रहा है तो मैं अभी सामने रखी हूँ, आपको इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपने स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहले में कह रहा है कि दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। दूसरा यहाँ पे इस ख का कह रहा है कि मेहराब में निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल दिखाया गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं, जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे बनते हैं क्वेश्चन, खासतौर पे सीटेट की बात करेंगे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर, यानी ये सारे मंदिर कब बने थे, तो 11वीं शताब्दी में पहला क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे चित्र 3 का क के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। चित्र 3 की ख की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं। मंदिर की योजना है कि एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे महामंडप कहते हैं, ये तीसरा आपका क्वेश्चन बन रहा है कि महामंडप किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जहां नृत्य का आयोजन होता था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नृत्य का आयोजन कहाँ होता था, तो महामंडप में। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ सीटेट में कि प्रमुख देवता का मंदिर उस टाइम में कहाँ रखा जाता था, तो गर्भगृह में, या फिर गर्भगृह क्या है, तो जहां प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे और इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिकृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते, इसलिए मैं इसे छोटा कर दी थी, अब मैं कर रही हूँ इसे बड़ा। स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब चित्र 4 की बात करें, यानी इस मंदिर की बात करें, आप इसे देख सकते हो, ये कैसा, कितना खूबसूरत ढंग से बनाया गया है इसे। अब इससे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, जिससे आपको नोट डाउन करना है। ये है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है, ओके। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों में कोई क्रेन नहीं थी। शिखर की शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया।
रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाना, इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। यानी पहले रास्ता तैयार किया जाता था, तब मंदिर का निर्माण होता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, यानी इतनी मेहनत से इसे तैयार किया जाता था। जब मंदिर का निर्माण हो जाता था तो इसे गिरा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, यानी चारुपल्लम का शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं। क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं बढ़ती हूँ आगे। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ओके, यहाँ पे मेहराब का विशुद्ध रूप दिखाया गया है। मेहराब के मध्य में डांट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, आप देख सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आगे। ये भी कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। मैं बढ़ रही हूँ आगे। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण ये कैसे होता है, अब इसको जान लीजिए। ओके, मंदिरों तथा मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। ओके, वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव को भी प्रदर्शन करते थे। यानी मंदिरों का निर्माण करवाना राजाओं के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी था कि वो मंदिरों का निर्माण करवा के, मस्जिदों का निर्माण करवा के वो अपने ज्यादातर शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि उनके पास कितना धन है और कितनी शक्ति है, कितने लोग हैं। ओके, उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इस अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ओके, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता का नाम काफी मिलते जुलते हैं। ओके, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता यानी राजा राजदेव और दूसरे देवता यानी राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। ओके, अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बनाया। ओके, अब यहाँ पे बढ़ रही हूं मैं कि सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के लिए लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रत शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विविधकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे मस्जिद का कैसे निर्माण था। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना यहाँ पे दिखाई गई है, आप इसे देख सकते हो। आगे मैं बढ़ती हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
कि सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा घनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनसे शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती थी। व्यापक समझ यही थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों तथा जलाशयों का निर्माण, बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद तथा आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि होने दोनों से ही है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर यहाँ पे दिखाएगा और उनका पवित्र सरोवर जो है अमृतसर में। ओके, आगे मैं बढ़ रही हूँ। मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नष्ट क्यों किया जाता था। भाई इतने राजा बनाते थे मेहनत से अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, तो फिर उसे नष्ट क्यों कर दिया जाता था, तो ये भी समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों को निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, यानी इनकी जो है 1831 से 1851 के बीच कार्यकाल है, को पराजित किया, उसके विजय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजों को वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिन्हली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिन्हली राजा सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और पांड्यों की राजधानी कौन थी, तो मदुरै, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। और राजा सेन प्रथम का कार्यकाल भी यहाँ पे दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते जाइएगा। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा से कलिंगों से प्राप्त भैरव जिसे शिव का एक रूप कहते हैं, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनसे धन और मूर्तियां को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ मंदिर, उससे एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजकीय संस्कृति में जो ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उसे
लूट कर करते थे। ओके, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसे क्लियर कर दी और इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। साइड में भी आप देखते जाइएगा और इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, अब बाग और मकबरे तथा किले ये क्यों बनवाए जाते थे? तो अपने शौक के लिए बनवाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा आप। ज्यादातर यहाँ पे कह रहे हैं कि कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित औपचारिक बागों की आयोजन और उनसे बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर अपनी रुचि का वर्णन किया। ओके, और यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, यहाँ से मैं ले रही हूँ, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट समझ में भी आ जाएगा आप सभी को कि अकबर के शासन काल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवविचार हुए। ठीक है, ये भी नोट डाउन करना है। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वजों तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्र गुंबद, ठीक है, जो सबसे ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक भी कहते हैं, मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। 4 बाग इसका नाम क्यों पड़ा, जो मैं ऊपर स्किप की थी, क्योंकि एक बाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता था, इसलिए इसे 4 बाग नाम दिया गया। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था, और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हुए थे। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते हुए बाबर की 1590 में एक चित्रकारी यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बतलाती है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी इसको भी देख लीजिए, ये है 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो ये कब बना था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। आगे मैं बढ़ रही हूँ, यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिए फिगर में। ये है आपको दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा है। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। तो कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में आता है। आती हूँ मैं आगे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिसे दीवाने खास या दीवाने आम कहा जाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार छिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इससे क्वेश्चन बनते हैं। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। ठीक है, उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति की उस ओर ही मुंह करके बैठना था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि था। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा, ठीक है, के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफियर्स को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आफियर्स का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां की सार्वजनिक सभा का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। आगे है, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, आपको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर कराया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही यह
अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहे जाते थे। इस तरह के बाग निवास स्थल चार बाग के बीच ही स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासक की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शों में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य, इसको जान लेते हैं कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों की भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गतशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा, जो अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगलों महल से बहुत मिलती जुलती है। ये भी एक क्वेश्चन बना आपका। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उसके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष है। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगल को यह बांग्ला गुंबद, जो अध्याय 9 के चित्र 11 और 12 में देखेंगे हम लोग, इतना पसंद आया कि वह उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। साइड में भी ये जो देख रहे हैं इसे स्क्रीनशॉट लेकर जरूर नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो हो जाता है लंबा, इसलिए मेरा ये मजबूरी अब हो जा रहा है। आगे 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता में धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज स्थापित करने का प्रयास किए यह शैली अपनाई। यहाँ पे देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी की जोधाबाई महल, यहाँ पे में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ का टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो फतेहपुर सीकरी में क्या है, तो जोधाबाई का महल है और कहाँ पे, गुजरात में है। ये सब आके क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है यहाँ पे आसमान छूते चर्च, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है। यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन जो आपका बन जाता है रिकॉल, यानी जो चैप्टर पढ़ने के दौरान जिस पर आपका ध्यान नहीं गया है और जिससे आपने हल्के में ले लिया, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आपकी मजबूरी हो जाती है उसको कंप्लीट कराना। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कीजिएगा जरूर। एक लाइन में बस नजर ही डाल लीजिएगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पेन और कॉपी लेकर बैठना है और इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिएगा। ये सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त। वीडियो आप सभी को पसंद आया हुआ तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।